अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और कुछ दिनों से काफ़ी अफवाहें गर्म हैं, जैसा कि हम भी 2-4 दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो कि इलाज की गर्ज से लंदन गए और फिर वापस नहीं आए, उनकी वापसी से मुतल्लिक काफ़ी ऐलानात भी हो रहे हैं, अफवाहें भी गर्दिश में हैं, क़यास आराइयाँ भी हो रही हैं। अयाज सादिक ने जो एक बयान दिया उससे सब कुछ चला और उसके बाद बहुत सी बातें आगे निकली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतल्लिक बातें हो रही हैं, वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। उन्होंने सवाल भी किया, कहते हैं सज़ा ख़त्म होने की बातें हो रही हैं, लेकिन एक मुजरिम की सज़ा ख़त्म होके उसको चौथी बार वज़ीर आज़म कैसे बनाया जा सकता है। फिर तनकीद भी की उन्होंने, कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो सारी जेलें खोल दें। सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमती जो दीगर शख्सियात हैं, चाहे वो मुआविन ख़ुसूसी हों वज़ीर आज़म के शहबाज गिल या फिर दीगर वज़रा, वो भी नवाज शरीफ की वापसी के जो बयान या ऐलान सामने आया है उसके ऊपर अपना अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं और नून लीग की तरफ से भी इसके ऊपर मज़ीद बयानबाजी जारी है। इस सब को हम डिस्कस करेंगे। सवाल हमारा कुछ यूँ कि जो वज़ीर आज़म पूछ रहे हैं वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, क्या ऐसा ही है या फिर कोई और वजह है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। क्या नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं? ये है हमारा बुनियादी सवाल। इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी, कल भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सी अफवाहें, बहुत सी चीज़ें, तासुर ऐसा जाता है कि शायद कोई डील हो गई। दरमियान में एक चीज़ ये भी कही जा रही है शहबाज गिल की तरफ से कि शायद उनको कभी तौर पर निकाला जा रहा है लंदन से, इसकी वजह से सब कुछ बन रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं रास्ते बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे शुल्लियाँ छोड़ी जा रही हैं। आप क्या समझती हैं इसके पीछे क्या है? अलीना, आप तो वैसे लग तो यही रहा है, मैं तो हाँ का ही ऑप्शन लूंगी कि शायद अब रास्ते वाकई में बनाए ही जा रहे हैं। क्योंकि कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं कुछ हफ्तों से कि कुछ गैर सियासी लोग भी जाके नवाज शरीफ साहब से लंदन में उनकी मुलाकात भी हुई है और मेरे ख्याल से अब एक इस्टेब्लिशमेंट में भी एक रियलाइजेशन है कि जो असल चैलेंज है वो नवाज शरीफ साहब भी है। क्योंकि देखिए अलीना, आपने बहुत कुछ किया मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे पंजाब में खत्म करने के लिए। आपने उनकी टॉप लीडरशिप, सीनियर क़यादत को जेल में भी बंद किया। आपने कहा वो चोर हैं, डाकू हैं, गद्दार भी हैं। आपने उनकी तकरीरों पे पाबंदी भी लगा दी, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून को पंजाब से खत्म नहीं कर सके। तो ये जो इन हाउस चेंज की भी अब बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल से ऑप्शंस बहुत कम रह गई हैं। अगर आपके पास मुस्लिम लीग नून के नंबर नहीं होंगे या मुस्लिम लीग नून आपके साथ नहीं होगी तो आप इन हाउस चेंज भी नहीं ला सकते। आप नंबर्स ऐसे घुमाए अच्छा, अयाज वैसे सादिक ने तो इन हाउस चेंज को एक तरह से खारिज अज़ इम्कान कर दिया ना कल बयान में। लेकिन अब क्योंकि वो ये कहते भी कुछ कुछ एकदम बड़ा बातें होगा। चल रही कि ये भी शायद अभी एक ऑप्शन है। इसमें आप अलीना पीपल्स पार्टी पे डाल दें, इत्तेहादी पे अच्छा, डाल दें, मुस्लिम लीग नून के बगैर आप इन हाउस चेंज नहीं ला सकते। एक आखिरी बात मैं जरूर कहूंगी कि देखिए अगला साल बहुत अहम है और वो अहम इसलिए है क्योंकि अगले साल एक बहुत अहम फैसला होना है। तो इसलिए अभी इस वक्त तय करना बहुत जरूरी है कि वो फैसला कौन करेगा। क्या वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान करेंगे या वो कोई और वजीर आजम करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगले साल के पहले ही 3-4 महीने में हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है मुल्क में। क्या इन हाउस चेंज होगा, फ्रेश इलेक्शंस होंगे या यही हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और वाज़ेह कर दीजिएगा बेनज़ीर, जब आप कहती हैं कि रास्ते निकाले जा रहे हैं, तो क्या आपकी मुराद इससे नून लीग और उनके हम ख्याल लोग हैं जो कहते हैं कि वापस लेके आना है, इसके लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए? नहीं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा लीना कि कुछ अफवाहें तो यही है ना कि कुछ गैर सियासी लोग जाके नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा, बातचीत तो ठीक है, हाँ, मुद्दों ठीक है। भट्टी साहब, क्या क्या ये कोशिश हो रही है कि नवाज शरीफ को वापस लेके आया जाए, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं थॉट पाई जाती है कि वो बेहतरी की तरफ आगे लेके जा सकते हैं, उनके बगैर मामला चल नहीं सकते आगे। मैडम शेख, मेरा मेरा जवाब भी हाँ में लिखे। जैसा कि पहले भी कहा और कुछ दिनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं मैडम शेख कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हो सकता है दाल सारी काली ना हो, मगर दाल में कुछ काला है। हो सकता है जितना मुस्लिम लीग वाले बता रहे हैं या हमें समझा रहे हैं इतना ना हो, मगर कुछ ना कुछ तो है। मैडम शेख, ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि बात सिरे ना चढ़े, बात ना बने, लेकिन ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत हो रही है।
बाकी मैडम शेख, वजीर आजम साहब ने जो फरमाया कल 100% दुरुस्त फरमाया। एक मुजरम, एक इश्तिहारी जो बकौल अदालत झूठ बोल कर गया, चीट करके गया, पूरे निज़ाम की तज़ीक करके गया, उसे चौथी मरतबा अगर दुल्हा बनाने की बातें हो रही हैं तो वज़ीर आज़म ने फिर दुरुस्त कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करनी है तो सारी जेलें खोल दें। इन चुन्ने मुन्ने जो बाकी मुल्ज़म या मुजरम जेलों में बंद हैं, इन कैदियों को भी माफ़ कर दें। जिन्होंने मुल्क लूटा है, अगर इन्हें माफ़ करना है, खा वो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द हैं या खा वो किसी भी पार्टी में, तो जिन्होंने एक घर या एक शख्स को लूटा है, इन्हें भी माफ़ कर दें। और मैडम शेख, जिन्होंने अपनी 7 नस्लें सवार कर अगली 7 नस्लें उजाड़ दी, अगर वो उनको माफ़ करना है तो फिर छोटे मोटे मुल्ज़िमों और मुजरमों को भी माफ़ कर दें। लिहाजा अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा जैसा सुना जा रहा है या जैसा वज़ीर आज़म कह रहे हैं, तो फिर पूरे पाकिस्तान के मुल्ज़िमों मुजरमों के लिए आम माफ़ी, तमाम माफ़ी का ऐलान कर देना चाहिए, जेलें खाली कर देनी चाहिए। फिर ये इस निज़ाम पर, इस इंसाफ पर, इस मुल्क पर, इस मुआशरे पर कोई भी एतबार नहीं करेगा। आखिरी बात में मैडम शेख, मैंने अपने वज़ीर आज़म से कहना है, अगर आप कुछ कर लेते, आपकी परफॉर्मेंस गवर्नेंस अच्छी होती, आप डिलीवर कर जाते, तो हमें यह बदनसीब या बदबख्त या स्याह दिन दोबारा ना देखना पड़ता। वज़ीर आज़म साहब, ये अपोजिशन, कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन अगले 10 साल तक खड़ी नहीं हो सकती थी, आपने 3 साल में इसको खड़ा कर दिया, आपको मुबारक हो। ठीक है न्याजी साहब, भट्टी साहब 2 बातें कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोई ना कोई तैयारी हो रही है तो इस सिस्टम के ऊपर से एतबार उठ जाएगा, कोई एतबार नहीं करेगा। दूसरा, वो वजीर आजम को भी कहते हैं कि अगर वजीर आजम कुछ बेहतर कारकर्दगी करते तो शायद इस स्टेप की तरफ मजबूर ना होना पड़ता। दोनों बातों से इत्तेफाक करेंगे आप? पहली बात तो यह है कि जहां कहीं भी अगर आपका यह ख्याल है कि मेरी और भट्टी साहब की कुछ चपकलश है तो वो तो मैं नाकाम बना दूंगा। और आपके उकसाने का जो है ना, जो हम कब आपको समझते, और अगर आप मुझे उकसा रही हैं एक इतने अच्छे शरीफ आदमी के खिलाफ जिसका नाम इरशाद भट्टी है, शरीफुल नफ्स, रकीकुल कल्ब और बहुत भले मानस आदमी, रंजान सर उन्होंने तज्जिया किया, मैं तो उनकी तज्जिए, उनकी राय के ऊपर आपके ख्यालात जानना चाह रही हूं। आप उनके तज्जिए को सी इंटरप्रेट नहीं कर रही। अच्छा देखिए जी, ऑन ए सीरियस नोट, अच्छा नजीना, बात यह है कि अगर ये जेलों के दरवाजे बंद रहते, जो वज़ीर आज़म का साहब कहते हैं, तो ये काबीना नहीं बननी थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। ये जेलों के दरवाजे खुले ही हैं कि इसके अंदर एक एक बंदे के ऊपर आप देख लें कि जो चार्जेस लग सकते थे या जो इसके बारे में तासुर पैदा हुआ है। आजम स्वाति साहब को सुप्रीम कोर्ट बेल कर चुकी है, नैब के केसेस हैं, जो भी है तफसील में ना जाए, एक एक का नाम ले लें, जो करीब है, शेख रशीद है, कोई है, तो हर एक के बारे में आप कह सकते हैं कि अगर ये लोग जराइम अगर किसी ने किए हो सकते हैं या इस तरह के जराइम में मतलब सोच सकता है या हुकूमतों की लूट मार के अंदर वो फायदे उठाए हुए हैं, चाहे उससे उनके मिनिस्टर सरवर खान हो जिनके हर तरफ नाम आते रहते हैं। दूसरी बात यह जी कि असल मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने एकदम याद है 2018 के एंड में इक़्तिदार मिलने के 4-5 महीने बाद शुरू हो गए थे कि NRO नहीं दूंगा चाहे इक़्तिदार छोड़ना पड़े। NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। तब भी हम इसी अपने ही प्लेटफॉर्म से RC के कहते रहते थे कि जी वज़ीर आज़म साहब ये नवाज शरीफ को नहीं कह रहे, वो तो जेल में बंद पड़ा है, जेल में बंद करने वाला बंदा कैसे NRO अपने आप को दे सकता है या गद्दारी कर सकता है। ज़ाहिर है वो किसी और की तरफ कर रहे थे। बैन ही उन्होंने जो कल कहा है तो उनका कोई ये नहीं है। अगर हमें कोई गुस्सा आ रहा है कि हम नवाज शरीफ पे दोबारा गुस्सा करें कि जी वो उसको जो जेलों के दरवाजे खुल जाएंगे, तो नवाज शरीफ ने तो अपने आप को माफ नहीं करना। 2-3 बातें मुझे ये करनी है। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है कत्ता नजर के ये उसको माफ करें ना करें, दुल्हन वही जो PM अनपाए। इस वक्त जैसे बेनजीर साहब ने कहा है कि पंजाब के अंदर वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान पूरे के अंदर है। फॉर दैट मैटर जो सियासी लीडर जो है अगर उसकी आवाम के अंदर रूट्स हों
तो उसको मेरे कहने पे ये साकिब निसार जो वज़ीर आज़म 4 दिन पहले लाहौर आए तो साकिब निसार साहब उनको मिलने के लिए पहुंचे हुए थे लाहौर में, ये भी आपको खबर दे दूं तो बड़े खुफिया तरीके से। तो ये जो है इन लोगों के जो फैसले हैं, ये फैसले जो है इनको इनकी जो है कोई सब जानता है, नैब का चेयरमैन के क्या अमाल है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे डिस्कशन हो चुकी है। अब तो ये जिसको कहना चाहिए कि अजराए ताफुन भी इनके बारे में नहीं कहा जा सकता, ना तफन्नुन कहा जा सकता है। एक अहम बात यह कि इमरान खान घबराए हुए हैं। लाहौर आके उन्होंने पार्टी जिन लोगों से मीटिंग की और उनसे मेरी बातचीत होती रही, आज भी कुछ उनमें से कुछ लोग मेरे पास आए हुए थे घर में, तो वो बता रहे थे कि मैंने पूछा क्या, कहते नहीं वो परेशान है, ढूंढ ढूंढ कर पुराने बंदे निकाले हैं। अब एक क्राइसिस तो है हुकूमत का, और मुस्लिम लीग नून जो अपबीट नजर आती है, जो उनके बिल्कुल चाहे नवाज शरीफ साहब की परसों उसके ख्वाजा रफीक साहब की बरसी की तकरीर हो, या वैसे उनकी जो आ रही है, या सादिक साहब का आपने हवाला दिया है, ये सारे चार्ज हैं। और जैसे मेरे साथी भट्टी साहब ने या बेनजीर साहब ने कहा है कि इसकी वजह बार कुछ ना कुछ है। अगर जैसे कि दाल अगर थोड़ी काली पूरी काली नहीं है, थोड़ी सी काली जरूर है, तो कुछ है अगेन वही, क्या इसका हल यही है क्या? अगर आप कहते हैं बहुत कुछ मौजूद है। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है जी, उसके बाद मजहर अब्बास साहब का कमेंट भी जानेंगे इसके ऊपर। आप नवाज शरीफ की वापसी से मुतलिक जो आसाराइयाँ हो रही हैं उसका हम जिक्र करें। मजहर अब्बास साहब, जैसे अभी मेरे तीनों एनालिस्ट ने हाँ की ऑप्शन ली, वो समझते हैं कोई ना कोई रास्ते निकाले जा रहे हैं और बड़ी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फिर शहबाज गिल साहब ये भी कहते हैं आके कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोई डील हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो लंदन से बदर किया जा रहा है, मुल्क बदर किया जा रहा है, इसलिए एक तरह से यहाँ पर आके कोई जवाब बनाया जा रहा है। आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? और जिस तरह से पहले 3 एनालिस्ट ने कहा कि कोई रास्ता निकालने की बात हो रही है, कोई डील की बात हो रही है, तो ये सियासत के लिए कितना मायूब है? देखिए, पहली चीज तो ये कि शहबाज गिल साहब जब ये बात कर रहे हैं तो शहबाज गिल साहब ने, अगर ये बात उनके नजदीक है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो फिर वजीर आजम ने ये बयान क्यों दिया कि रास्ते निकाले जा रहे हैं, मुजरिम को चौथी बार लाने की कोशिश की जा रही है? फिर तो उन्हें सीधा सीधा वो बयान देना चाहिए था जो शहबाज गिल दे रहे हैं। मेरे लिए उनकी तकरीर का सबसे अहम पहलू ये कि वजीर आजम मुखातिब किससे हैं, किसको ये बातें कर रहे हैं, वो किससे वो ये कह रहे हैं कि मुजरिम को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कह रहे हैं जहां उनकी अपील सुनने जा रही है, या फिर वो किसी और कुव्वत से ये बात कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है वो पार्टी वर्कर से तो ये बात नहीं करेंगे। तो वजीर आजम फिर बात करें तो जरा खुलकर बात करें, बताएं कि कौन उनको चौथी बार वजीर आजम बनाने जा रहा है, कौन उनको वापस लाने की तैयारी कर रहा है, कौन ये सारी चीजें कर रहा है। और फिर ये वजीर आजम अपने तर्जुमानों को भी बोल दें, क्योंकि तर्जुमान तो दूसरी बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं वहां से बेदखल किए जा रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है, वजीर आजम कह रहे हैं कि उनको लाया जा रहा है, उनको चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वो खुद मेरा ख्याल है इस चीज को देखना पड़ेगा कि जो बैक टू बैक इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो बाई इलेक्शंस हों, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हों, फर्स्ट फेज का जो प्रोसेस है बल्दियाती इलेक्शन का, उसमें उनका फेलियर हो और उसका सारा मलबा हुकूमती नाअहली का उठा के पार्टी पर डाल दिया गया, पार्टी ही डिसबैंड कर दी गई। यानी डिसबैंड से मुराद ये कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन तोड़ दी गई। सवाल ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई किसने? हम इस पे बात भी कर रहे हैं आगे जाके। हाँ, ये किसने नामजदियां की? बिल्कुल। अच्छा, नहीं, ये किसने नामजदियां की? अच्छा सर, ये जो आप ये बात करें ना, भट्टी साहब भी यही कह रहे हैं। अभी भट्टी साहब कहते हैं कि अगर पीटीआई अच्छा परफॉर्म करती तो फिर ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन क्या ये भी फेयर है कि हम तो इसमें फिर पार्टी पीटीआई की नाकामी का जिम्मा डाल रहे हैं? नहीं, इसमें देखे ना, इसमें सीधी सी बात है, अगर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को तहलील किया है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी तहलील करना चाहिए था ना, क्योंकि जिम्मेदार तो चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन तहलील हो गई है, तो फिर सूबाई हुकूमत, सूबाई काबीना क्यों नहीं तहलील हुई? मतलब पार्टी इलेक्शन की पार्टी स्ट्रैटेजी पर बात हो रही है और उसकी ब्रीफिंग
विफाकी हुकूमत के तर्जुमान कर रहे हैं, पार्टी का तर्जुमान क्यों नहीं कर रहा? जी ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, और पंजाब में अब जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसमें अगेन ये क्रूशल होगा और ये क्रूशल फेज होगा। मुझे नवाज शरीफ साहब, मैंने कल भी ये बात की थी, मुझे नवाज शरीफ साहब अगले इंतखाबात का ऐलान होने से पहले आते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे नवाज शरीफ साहब आकर जेल जाते हुए नजर नहीं आ रहे। तो या तो वो नहीं आएंगे, और या अगर वो आएंगे तो एक ऐसे टाइम पर आएंगे जब इंटरम गवर्नमेंट होगी। इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम होते हुए नवाज शरीफ शायद पाकिस्तान ना आए। ये हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरी रीडिंग है। लेकिन भट्टी साहब तो कह रहे हैं ना कि अगर वजीर आजम कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है दरमियान में। भट्टी साहब, तो ये भट्टी साहब से पूछें। देखिए मैडम शेख, मज़हर अब्बास साहब और बाकी सारों की राय का एहतराम करते हुए, या तो वज़ीर आज़म साहब भी रिपोर्ट कार्ड के एक तजियाकार ही हैं, यानी उनको भी उतना ही पता है जितना हमें पता है, या फिर उनको सब कुछ पता चल रहा है और वो क्या उसको कहते हैं, उनको वो रीडिंग कर चुकी हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। ये छोटी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि नवाज शरीफ के वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। ये देखिए ना, ये बाकी सारे छोड़ दें, मुजरम मुलजम बाकी सारे छोड़ दें, वापस आना, यानी वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। तो ये रास्ते कुछ ना कुछ तो उनके पास खबर होगी, तजिए पे तो नहीं बात कर रहे होंगे ना। तो ये जो मजहर साहब ने कहा है, यानी ये मजहर साहब ने जैसे कहा, ये बात दिल को लगती है कि नवाज शरीफ साहब तो वो हैं जो बिल्कुल अब फिसलेंगे नहीं, वो तब आएंगे जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होंगे, यानी बज़ाहिर। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून कह रही है या इमरान खान कह रहा है, वो कैसे, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान न्याज़ी साहब भी कुछ कह रहे हैं करेंगे, इन हाउस तब्दीली आएगी, कुछ होगा या फिर आएंगे, और न्याज़ी साहब जमहूरियत जिंदाबाद के नारे मारते हुए एयरपोर्ट पे होंगे। इमरान खान जो है ना, वो कहते हैं यहाँ शायर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि गल मेरी मुक गई है। यहाँ शायर अपने कलाम में इमरान खान ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी गल मुक गई है। मुख्तारिया गल वध गई। अच्छा, मुख्तारिया गल वध गई है, गल वध गई, गल मुक गई है न्याज़ी साहब उसमें। हाँ, लेकिन उसमें यह भी हो सकता है कि वो जो ये जो है ना कि वो किससे मुखातिब हैं, और आगे चल के ऐन मुमकिन है कि अगर वो इन बातों को डिस्क्लोज करना भी शुरू करें, ये भी मुमकिन है कि इमरान खान किसी स्टेज पर आके वही तकरीर करें जो 93 में नवाज शरीफ ने की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मुझे इनके बयान में किससे मुखातिब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी न्याज़ी साहब जल्दी से। न्याज़ी साहब से एक सवाल के न्याज़ी साहब से पूछना यह है कि उनको नवाज शरीफ साहब गुजरांवाले वाले अच्छे लगे कि साद रफीक के वालिद की बरसी वाले अच्छे लगे? नहीं भट्टी साहब, आप चूंकि इतने फलसफे पे यकीन, सियासी फलसफे को नहीं समझते, वो उस जो साद रफीक साहब के वालिद साहब की बरसी पे भी कसर नहीं छोड़ी, उनको ऐसे नहीं आ रहे। ये जरूर था कि प्रायोरिटी चेंज हो गई थी। गुजरांवाला में पहला नंबर किसी और का था, दूसरा नंबर इमरान खान का था। उस जलसे में पहला नंबर इमरान खान का था, दूसरा नंबर उनका था। ये नहीं उन्होंने दिया। मैं ये सोच रहा था कि आए नवाज शरीफ करते हैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात देखें जी, जो मजहर साहब कह रहे हैं, मैं तो जो आगाज किया बिल्कुल मजहर सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है, अब वो चीजें खुल के आ रही है। जो उनकी बातें यहाँ पार्टी के लोगों से, तो उसमें उन्होंने जो है ये कहा है कि मैं इससे ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। ये उन्होंने खुल के अपने बंदों को कहा है लाहौर में 2 दिन पहले कि मैं इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। यानी जो ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ भी एक निजाम चल पड़ा है और वो भी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार है इमरान खान ने दबे लफ्जों में। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास चॉइसेस सियासी तौर पर नहीं रही। सारी चॉइसेस जो है नवाज शरीफ साहब के पास है। एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त प्रॉब्लम यही है कि नवाज शरीफ साहब के पास चॉइसेस ज्यादा हैं। नवाज शरीफ साहब अगर अभी टर्म मनाना चाहें तो मनवा सकते हैं, और यही जी बेनज़ीर जल्दी से दबे लफ्जों में कह रहे हैं। ठीक है जी,
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बात हम पीटीआई की कर रहे हैं, लेकिन बातचीत हो किसी और के दरमियान रही है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से मेरी अपनी राय है कि एक डेडलॉक है और बाकी भी कुछ सियासी जमातें एक इन हाउस चेंज पे मान गई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, जिसकी वजह से ये बातचीत हो रही है और इस बातचीत का हिस्सा हुकूमत और पीटीआई है। तो फिर इस डिबेट को यहीं पे अभी कंक्लूड करते हैं और वेट करते हैं आगे क्या इससे मुतल्लिक अपडेट्स आती हैं। इसके ऊपर तज्जिए तबसरे भी हमारे जारी रहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे पीटीआई की और क्या तंजीम साजी नहीं हुई है, उसके ऊपर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कंट्रोल संभाल लिया है और एक आला सतही इजलास में अपनी जो पार्टी है उसकी तंजीमें नौ कर दी है, यानी जो पहले पार्टी का स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया है। तमाम सारी की सारी जो सेंटर में हो या फिर प्रोविंसेस में सबको हटा दिया गया है सुदूर को और नई तंजीम साजी की गई है जी। इसके मुताबिक जनरल सेक्रेटरी होंगे अब पार्टी के असद उमर और खैबर पख्तूनख्वा की जो डिवीज़न है परवेज़ खटक उसके सदर होंगे। सिंध में अली जैदी, बलोचिस्तान कासिम सूरी मामला देखेंगे। पंजाब में शफकत महमूद और साउथ पंजाब में खुसरो बख्तियार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये जो चेंजेस की गई हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पार्टी पर और पार्टी की पर, यही अपने एनालिस्ट से हम जानेंगे, हाँ या नहीं कि उनके पास ऑप्शंस है। भट्टी साहब, क्या आपको लगता है ये जो नया तंजीमी ढांचा है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि सिवाय परवेज़ खटक साहब के केपीके के इसके अलावा बाकी सारे को तो मैं कहना चाहता हूँ फी अमान अल्लाह, गुड बाई और हैव ए वेरी ब्लेस्ड टाइम पार्टी ओहदेदारों। यानी पहले तबाही थी तो अब मज़ीद तबाही कर दी अल्लाह के फजल से। जो जिन लोगों के कमाल के वज़ीर आज़म साहब ने बंदे चुनते हैं, वज़ीर आज़म साहब मर्दम शनास तो कमाल के, शुक्र करें हम में से रिपोर्ट कार्ड में से किसी को उठाकर उन्होंने किसी सूबे का सदर नहीं बना दिया। अच्छा मैडम शेख, अच्छा होता जैसे मजहर भाई ने पहले कहा कि अपने गढ़ अपने घर में हारने को, मैं माजरत चाहता हूं, अपने गढ़ और अपने घर में हारने के बाद केपीके के हुकूमती ओहदेदारों से इस्तीफे लेते, हुकूमत को कहते कि मुस्ताफी ओहदे या कोई ड्रामा ही कर लेते, दिखलावा ही कर लेते। लेकिन चलो तंजीम साजी उन्होंने कर दी। क्या नए ओहदेदार, सवाल यह है कि पार्टी इख्तलाफात खत्म करा पाएंगे? क्या नए ओहदेदार पार्टी पूरी को इकट्ठा रख पाएंगे? क्या अगली टिकटें, जब अगले इलेक्शन की टिकटें मेरिट पर होंगी, सिवाय केपीके के मुझे ये नहीं लगता, बाकियों में कोई टैलेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, और फिर वजीर आजम साहब से दो बातें और कहनी है। ये कहना है कि ये पार्टी तंजीम साजी या पार्टी इख्तलाफात आपका हारने का एक फैक्टर था। आपके हारने की एक वजह बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस है, मिस मैनेजमेंट है, इसका क्या करेंगे? आपके हारने की एक वजह महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत है, इसका क्या करेंगे? आपके हारने की एक वजह डूबती मईशत, IMF से शर्मनाक मुआहदा, इससे क्या करेंगे? और वजीर आज़म साहब वक्त कम है, काम करने वाला बहुत है, मुकाबला सख्त है, क्या आप डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप अपनी कारकर्दगी भी बेहतर कर पाएंगे? अच्छा, टिकट्स के लिए तो वो कहते हैं ना कि हम एक और कमेटी बनाई है, वो सारा कुछ ओवरलुक करेगी और ये ऑब्वियसली उस डिवीजन के सदर होंगे तो ये अपनी इनपुट देंगे, ये मामलात को देखेंगे, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं वजीर आज़म साहब। न्याजी साहब, क्या जो भट्टी साहब कह रहे हैं आपको भी यही लगता है कि ये जो लोग हैं ये सही तरह से अपने फराइज नहीं अंजाम दे पाएंगे? नहीं, मसला ये है कि अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये लोग आजमूदा नहीं थे। मेरा ख्याल है एक दफा पहले भी भट्टी साहब ही ने शायद कहा था हमारे प्रोग्राम में कि परवेज खटक ने तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी केपी में, फिर आपने महमूद खान को क्यों बना दिया था? और इसका मतलब यह है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कौन बंदा आपके कहाँ हो सकता है। फिर आपने जो पार्टी तोड़ी है, मसलन कल हो रही थी सुप्रीम काउंसिल की मीटिंग, यकीन आने के तहरीक इंसाफ के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो इस नाम से ना वाकिफ थे, कोर कमेटी से वाकिफ थे, हम इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वाकिफ थे, हम इनके सारी चीजें CC से वाकिफ थे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से वाकिफ थे। एक आइन के अंदर तहरीक इंसाफ में कहीं पे भी नहीं है। फिर तो आइन ने क्या बिगाड़ा है जो एक आइनी कमेटी बना दी गई? ये फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा कि आप आइन यानी कि डिसॉल्व कर दिया गया है और एक आइनी कमेटी बनाई गई है। आइन बनाया था जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ने और हामिद खान साहब ने बड़ी मेहनत शाखा के बाद बनाया था।
आपने बनाया। फिर सुप्रीम काउंसिल, कल मेरे साथ वहां पे कुलियात जालिब, अभी जालिब के ऊपर एक थी बुक लॉन्चिंग थी, उसमें मैं भी था, इनवाइटेड था। वहाँ इजाज चौधरी साहब आए हुए थे, सेनेटर साहब, ये पंजाब के सदर थे आखिरी खबरें आने तक, जब तक तंजीम इनकी इफेक्टिव थी, और इलेक्टेड सदर थे। तो मैंने कहा आप आज गहरी इस्लामाबाद में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसी तरीके जितने लाहौर के थे, महमूद रशीद, जितना बंदा तरीका था, कोई जो ओरिजिनल कोर है, जो कोर कमेटी थी, एक बंदा ने कल इन्वाइट नहीं किया। और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल जिसको कहें विम्सिकल उठा के किसी को ये फलाना जो सामने होगा उसको बना दिया, किसी को जनरल सेक्रेटरी, किसी को वो। देखिए इमरान खान साहब जो है इन हालात में कभी भी, और पहली बात है उनको तंजीम नहीं आती, होती तो आज पार्टी जो है 20-21 साल में, जो 25-26 साल में वो पार्टी एक दिन भी नहीं बनी। किसी तरीके साहब के बंदे को आप बुला लें यहाँ पे, उसे उनका इन्विटेशन ले लें कि आपकी तंजीम कब एज एन ऑर्गेनाइजेशन कहलाने के काबिल थी। मैंने अपने आंखों के सामने आमिर क्यानी की और जो सदर मुमलिकत है आरिफ अलवी साहब की हाथापाई मैंने छुड़वाई। ये एक दूसरे को बुरी तरह हाथापाई को कराते हैं मीटिंग में बैठे हुए हाई लेवल की। तो इसमें इतनी, लेकिन न्यायी साहब इतनी बड़े लेवल पे उन्होंने उखाड़ पछाड़ की है, वजीर आजम ने कुछ तो सोचा होगा ना। अब देखिए अली जैदी के ऊपर पूरी कराची कहते हैं जी कि वहां पे इतने बड़े स्कैंडल्स बने हुए हैं। हाँ। एक ठेकेदार का स्कैंडल बना हुआ है, उनके ऊपर इतने इल्जामात हैं, और आपने उठा के सिंध को दे दिया। हाँ। सिंध के अंदर इतने बड़े बड़े लोग आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि चलो कासिम मज़हर साहब क्या आपको भी कुछ समझ नहीं आती? ठीक है मज़हर साहब, जिस तरह से न्यायी साहब कह रहे हैं कि आपको भी समझ नहीं आती, कि आपको भी ऐसे ही तासुर मिल रहा है कि जो सामने था उसको बना दिया और कोई सॉलिड बेस नहीं है इसके पीछे? मेरा ख्याल है कि मेरा बहुत बड़ी गलती की है इमरान खान साहब ने। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपने कोई तंजीम तहलील करते हैं तो फिर उसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है ताकि वो इलेक्शन कराए पार्टी के। ये नहीं होता कि आप मिसालें तो देते हैं कि हम बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, 2013 में जब इलेक्शन कराए थे जैसे तैसे भी थे, 12 इलेक्शन हुए, उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस ही ख़त्म हो गया। अब जो इन्होंने ये नामजदगियाँ की हैं इंडिविजुअली, असद उमर बहुत अच्छे हो सकते हैं, परवेज़ खटक का पहले ही मैं कल भी बात कर चुका था कि आपने एक विनिंग कॉम्बिनेशन खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म कर दी। मुझे नहीं समझ, शफकत महमूद बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल में वो पार्टी ऑर्गेनाइज़र नहीं है पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में। फिर आपने जुनूबी पंजाब एक ऐसे साहब को दे दिया जो आपके इत्तेहादी हैं, आपके पार्टी मैन नहीं हैं। उन्होंने तो जुनूबी पंजाब महाज बना के आए थे आपके साथ, उनको आपने जुनूबी पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन दे दी। उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने कोई आज से 10 साल पहले इमरान खान साहब से एक टेलीविजन इंटरव्यू में पूछा था कि आपने अपनी पार्टी का आइन पढ़ा है, और ये चीज़ आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने कहा मैंने पार्टी का आइन नहीं पढ़ा। मुझे नहीं पता कि उसके बाद के 10 सालों में उन्होंने पार्टी का आइन पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये उस पार्टी, अब आपने पार्टी का आइन तोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो फिर ये सेक्रेटरी जनरल कैसे बन गए? ये पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स कैसे बन गए जब पार्टी का आइन ही खत्म कर दिया गया है, तहलील कर दिया गया है, एक नई आईनी कमेटी बना दी गई है? तो थोड़ा तो पॉलिटिकल एक्यूमेन होना चाहिए कि आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किस तरह होती है, किसी पार्टी में इलेक्शंस किस तरह होते हैं, आप इलेक्शन प्रोसेस में क्यों नहीं जा रहे पार्टी के? तो मेरे ख्याल में इमरान खान वही गलती कर रहे हैं जो 2013 में उन्होंने जनरल इलेक्शन से पहले पार्टी इलेक्शन करा दिए और पार्टी की ग्रुपिंग्स खुलकर सामने आ गई। और अब जो उन्होंने नामजदगियां की हैं, इसके नतीजे में मजीद पार्टी में ग्रुपिंग्स जन्म लेंगी, क्योंकि ये इस तरीके से पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। उस आइन में कोई खराबी नहीं थी जिस आइन को आपने मुअत्तल किया है। अलीना, मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए क्योंकि जब आप एक सियासी जमात रजिस्टर करती है ईसीपी के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्होंने अपना एक तो आइन जमा कराना होता है कि ये हमारा आइन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, और उसके साथ साथ कि आपके ओहदेदार क्या है, पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, और उनको आपने चुना कैसे है, किस सिलेक्शन कैसे हुई है आपके पार्टी की। अगर अब ये कहा जा रहा है कि पूरा एक तो स्ट्रक्चर भी डिसॉल्व हो गया है, आइन भी डिसॉल्व हो गई है, तो मुझे नहीं पता कि पीटीआई की जो रजिस्ट्रेशन है ईसीपी के साथ
उससे उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या ईसीपी इसका नोटिस लेगी। अगर मेरे कोई भी एनालिस्ट इसका जवाब दे सकें तो पैनल पे बैठे हुए, बड़ा जेन्युइन सवाल है। उसमें बेनजीर होता ये है कि चूंकि अब वो एक लेटर लिख देंगे इलेक्शन कमीशन को कि इतने पीरियड में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पूरा कर लेंगे, उस वक्त तक वो पार्टी जो है वो इसका इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन वो रहेगी और इंटैक्ट जवाब रहती दे है, क्योंकि जाहिर है नहीं मेरा ख्याल है हर साल जो भी चाहे इलेक्शन जैसे तैसे इलेक्शन। मतलब पहले तो ये देखना है ना कि आया उन्होंने ये जो कदम उठाया है वो आइन के मुताबिक है या नहीं है। बेनजीर का क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है। बेनजीर में अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस आइन के को देख चुका हूँ, उसके प्रोसेस रहता रहा हूँ और उस कमेटी के अंदर बैठता भी रहा हूँ जिसमें ये आइन बना था। उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें आप डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा है, ये दूसरी दफा हो रहा है। अगर पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने इसको नजरअंदाज किया तो आप क्यों पकड़ेगा। आइन के मुताबिक ना वो इस तरह डिसॉल्व कर सकते हैं बैठे बैठे बिल्कुल अपनी विम्स के ऊपर के जी मैंने डिसॉल्व कर दिया। ये तो आइन की पोजीशन है। ओके, हमारे चारों एनालिस्ट एक ही मौकिफ लेते हैं, नहीं का ऑप्शन लेते हैं। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? हमें सोशल मीडिया पर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।